जब से कोरोना महामारी का दौर चला है तब से ही भारतीय संस्कृति में आम जनजीवन का विश्वास और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि घरों में किस तरह से पौधे लगाए जाएं और कौन कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं जो घरों में पौधे लगाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ ऐसी ही कुछ जानकारी जो घरेलू लोग इसे अपनाकर अपने जीवन को शतायु आनंद पूर्वक बना सकते हैं। देश और दुनिया में कोरोना महामारी की जंग में आम जन ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लिया, वही करोड़ों लोगों ने आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिए अपना इलाज भी किया। घरों में रहकर घरेलू कई प्रकार के नुस्खे भी अपनाए और इस महामारी की जंग में आम जन को विशेष रूप से चिकित्सा पद्धति एवं औषधियाँ उपलब्ध कराने के लिए, पौधे उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों ने कमर भी कसी और लोगों को, आम जन को औषधियाँ भी उपलब्ध कराई और पौधे भी उपलब्ध कराए। आगे भी आने वाले समय में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज ने कमर कसी हैं और आम जन को पौधे भी उपलब्ध कराएगी और औषधियाँ भी। विभिन्न औषधियों के जरिए लोग अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और घरों में ये पौधे अपने गार्डन में और गमलों में लगाकर अपने जीवन को शतायु तक स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, यह भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। किस तरह से विभाग कार्य कर रहे हैं और उनका आगे आने वाले समय में क्या अभियान रहेगा, जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय के अधिष्ठाताओं से। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इसमें देश और दुनिया के लोग आयुर्वेद, योग और घरेलू उपचार का सहारा लेकर कई लोग इस जंग में जीत चुके हैं और हम आपको बता रहे हैं, चाहे ये पौधे हों या औषधियाँ हो या और कोई घरेलू उपयोग में आने वाली चीज़ें हों, उनका उपयोग आज लोग कर तो रहे हैं, लेकिन किस तरह से उनका उपयोग करना चाहिए, किस तरह के पौधे घर में लगाने चाहिए, उनका क्या उपयोग है और किस तरह से वो रोगों पर अपनी मारक क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता है और इस जंग में और आने वाले समय में भी वो शतायु निरोगी रह सकता है। हमारे साथ में आयुर्वेदिक कॉलेज की प्रोफेसर हैं कामिनी जी, आप बताएं कि किस तरह से ये आज व्यक्ति अपने को निरोगी रख सकता है शतायु तक और किस तरह से पौधे वो अपने घरों में लगाए, किस तरह की सावधानी बरते और क्या वो इस उपयोग का वो आम जन में भी उपयोग कर सके। जी बताएं। नमस्कार श्री मालिक जी। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि व्यक्ति निरोग कैसे रहे। मैं जन सामान्य की भाषा में अगर कहूँ तो हम निरोग उसको कह सकते हैं जो व्यक्ति 6 से 8 घंटे की बढ़िया चैन से नींद ले, उसे दोनों समय भूख लगती हो प्रॉपरली और दोनों समय मल का त्याग करता हो, वो व्यक्ति निरोग है। इसके लिए आपको किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन को एक मैनेज करने की आवश्यकता है कि आप समय पर सोएं, समय पर खाएं और समय पर जितना आपको जरूरी कार्य है वो करें। आप किसी की भी अति ना करें और यदि बाय चांस किसी भी तरीके का रोग हो जाता है या आप परेशान हो रहे हैं कि आपको भूख नहीं लग रही है या जैसे आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कोरोना महामारी ने हम लोगों को आक्रांत करा हुआ है, तो अश्वगंधा, गुडुचि, शतावरी, इससे तो हर व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर चुका है। बच्चे से बच्चा भी जानता है कि गुडुचि खाना चाहिए, अश्वगंधा खाना चाहिए, शतावरी खानी चाहिए। हम भोजन में इसके अतिरिक्त अदरक की मात्रा बढ़ाएं। अदरक हम घर में उगा भी सकते हैं। आप जो अदरक की गांठ लाते हैं उसमें जिस साइड थोड़ा सा आँख जैसा एक भाग दिखाई देता है, अगर उसको
अदरक की जड़ के साथ उस आँख को आप ज़मीन में गाड़ देंगे तो कुछ ही दिनों में उसमें से एक पौधा निकल आएगा, उसे आप लगा सकते हैं। दिखने में भी वो पौधा बहुत सुंदर होता है और जब आपको अदरक चाहिए तो आप उसकी जड़ को उखाड़ करके और वो काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको शिमाली जी मैं बताऊंगी कि आपने सड़कों के किनारे ये अमलतास का पौधा देखा होगा, जिसको हम सियार लाठी भी कहते हैं। अभी कोविड के पेशेंट में एक प्रॉब्लम बहुत हो रही है, उनको अचानक रोगियों को, चाहे वो कोविड से संक्रमित है या पोस्ट कोविड वालों को, अचानक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी मलबद्धता हो जाती है, रोगी को मल नहीं निकलता है। तो आप इस तरीके की एक फली लीजिए, उस फली में आप ऐसे तोड़ेंगे तो इसमें ये देखिए, ये गूदा है, ये बीज है, ये तो सूखी फली है, इस तरीके का गूदा निकलेगा। उस गूदे को आप गुनगुने पानी में रात को भिगो दीजिए। मात्र 4 चम्मच गूदा लेना है, 1 गिलास पानी में भिगोना है और सुबह मसल करके हल्का गुनगुना करके और उसको छान के पी लेना है। एकदम मल साफ आने लगेगा। इस अमलतास को लेने से कोई हानि भी नहीं होती, एकदम से पानी जैसे दस्त भी नहीं लगते हैं और ना ही कोई साइड इफेक्ट होता है। इसका रिसर्च हो चुका है कि ये एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल भी है और ज्वर पर भी कार्य करता है। ये हमारे आयुर्वेद में बहुत पुरानी औषधि है। अभी जो ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या येलो फंगस का चल रहा है, देखिए आयुर्वेद में येलो, वाइट और इस तरीके की फंगस का डिवाइडेशन नहीं किया गया। आयुर्वेद में इसको मधुरिका कहा गया है। तो हमारे यहाँ जो एंटी फंगल ड्रग है उनमें से एक ये है। तो हमारी मधुरिका पर ये कार्य करता है। तो एक आम जन के, ये रिसर्च का विषय है। आम जन के जीवन में किस प्रकार के पौधे वो एक साधारण रूप से अपने घरों में लगाए, किस तरह के तो पौधे? आप अमलतास का पौधा लगा सकते हैं। इसमें सावधानी यही रखिए सॉरी कि जब आप ये इसका गूदा सेवन करें तो इसको बॉईल करके नहीं खाना। अगर आपने इसको बॉईल किया तो इसके अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल है, कार्यकारी तत्व हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। आपको एक तो ये सावधानी रखनी है कि पेशेंट को, अक्सर पेशेंट शिकायत करता है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर हृदय क्षेत्र में इधर बहुत पेन होता है। तो वो वास्तव में पेन कमजोरी से हो रहा है और हम देखने में भी आया है कि कोविड के पेशेंट कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम आयुर्वेद के लोग, ये आप देखेंगे अर्जुन की छाल है, इसका प्रयोग करते हैं। तो आप ऐसी छाल के 2 डोरे ले लीजिए, इसको मोटा मोटा कूट लीजिए, 1 गिलास पानी में भिगो लीजिए, 1 गिलास दूध डालिए और इसको इतना बॉईल करिए कि 1 गिलास दूध रह जाए। रात को सोते समय कोविड के पेशेंट को ये दें। तो जो हृदय क्षेत्र में रोगी को दर्द होता है, पीड़ा होती है, उससे निजात मिलेगी और रोगी को बल भी मिलेगा, शरीर में बल भी आएगा। तो हमारी आयुर्वेद की औषधि एक के साथ बहुत सारे काम करती है। तो बल प्रदान करने के साथ खून की भी सफाई करती है, खून का थक्का बनने से भी रोकती है। अब दूसरे आते हैं हम तुलसी। घर में हम जो तुलसी लगाते हैं, काली तुलसी लगाते हैं, जिसको हम श्यामा तुलसी कहते हैं। एक सफ़ेद रंग की जो ग्रीन कलर के जिसके पत्र होते हैं उसको रामा तुलसी कहते हैं। और एक जो महुआ जिसको हम कहते हैं, वो हमारी आयुर्वेद की वन तुलसी है, यानी जंगल में होने वाली तुलसी। आप कोई भी तुलसी को इमरजेंसी में, जो तुलसी आपको मिल रही है, आप उसके, अगर वन तुलसी है तो 4 से 6 पत्ते लें, अगर श्यामा तुलसी है तो मैक्सिमम 10 पत्ते लें, उससे ज़्यादा मत लीजिए। उन पत्तों की चटनी बना करके और उनका सेवन आप चाहे दूध में नहीं करिए, सावधानी रखिए। तुलसी कभी भी दूध के साथ नहीं ली जाती है, दूध के साथ रिएक्शन करती है। तुलसी को कभी भी चबाते नहीं है, क्योंकि तुलसी में मरकरी होती है और वो हमारे दांतों की इनेमल को खराब करती है। तो ये सावधानी रखते हुए तुलसी को आप चाय में डाल लीजिए, तुलसी को आप अपने भोजन में डाल लीजिए, या आप सिंपल पानी में बॉईल करके भी ले सकते हैं। लेकिन हम बॉईल करने को अवॉइड करते हैं, क्योंकि तुलसी में वॉलेटाइल ऑयल होते हैं। बॉईल करने से वॉलेटाइल ऑयल उड़ जाते हैं, जो तुलसी में खुशबू है वो चली जाती है, वही उसका कार्यकारी तत्व है। तो हमें सावधानी रखनी है। तो ज़्यादा अच्छा है आप तुलसी को मुँह में डालिए, ये तो चूसते रहिए उसका रस, या फिर अदरक का रस निकालिए। तो अदरक को कूट करके उसको निचोड़ करके उसका रस निकालिए, जूस निकालिए। ऐसे तुलसी का जूस निकालिए, दोनों को मिक्स करके अगर आप लेंगे तो किसी भी तरीके का एंटीवायरल, एंटी फंगल उस पर बहुत अच्छा काम करता है। ये रिसर्चेस हो चुकी है। अभी जो अदरक सूख जाता है उसको हम सौंठ कहते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक कॉलेज में इस पर रिसर्च हो गई है। कोविड के पेशेंट में शुंठी पाउडर बहुत अच्छा काम करता है। मैंने स्वयं
जब मुझे कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो मैंने खुद शुंठी पाउडर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, छोटा 1 चम्मच दूध में मिक्स करके लिया। उसका 2 कारण है। देखिए, आयुर्वेद कभी ये नहीं कहता कि हम इस बैक्टीरिया को मारते हैं, हम इस फंगस को मारते हैं। हमारा वात पित्त कफ का एक सिद्धांत है। उसके साथ ही हम कहते हैं कि हम शरीर के बल को बचाते हैं और दूसरा हमारी भूख को बचाते हैं। तो हम अग्नि की चिकित्सा करते हैं, मतलब डाइजेस्टिव फायर की चिकित्सा करते हैं। सौंठ में वो शक्ति है कि हमें भूख बढ़ाती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर को जिंदा रखती है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर प्रॉपर है, आपको प्रॉपर भूख लग रही है, तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी मेटाबॉलिज्म के थ्रू बर्न करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो हमें वही औषधियाँ अपने घर आंगन में लगानी चाहिए जिनको खाने के बाद हमारी भूख बढ़ती है। जैसे पत्ता अजवाइन है, अदरक हुआ, तुलसी हुआ, अभी इस श्रेणी में आ रही है मुलेठी है, चिरायता हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि आसाम वगैरह चेरापूंजी उस साइड होता है, तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट निकाला हुआ है कालमेघ। अभी बारिश के दिनों में कालमेघ का इतना छोटा चूक होता है, वो आप लगा लीजिए अपने घर पर। हम आयुर्वेदिक कॉलेज से निःशुल्क उसका वितरण भी करेंगे आने वाले कुछ समय में, 1-2 महीने के अंदर ही। तो सामान्य जन से मैं कहूँगी कि आप आइए आयुर्वेदिक कॉलेज में और इन पौधों को हमसे निःशुल्क लीजिए। अश्वगंधा भी हम प्रोवाइड करेंगे। गुड़ूची तो हमने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की थी और गुड़ूची भी हम आपको देंगे। शतावरी आप लगाइए, कालमेघ लगाइए। और मैं आपको कहती हूँ कि अगर इन औषधियों पर आपको भरोसा नहीं है तो आप ऐसा करिए, कोई भी औषधि जो आप आयुर्वेद की ले रहे हैं उसके साथ काली मिर्च जरूर खाएं, सौंठ जरूर खाएं। किसी भी तरीके का अगर साइड इफेक्ट करना भी होगा उस औषधि ने तो वो सौंठ, काली मिर्च और इसके साथ छोटी पीपल अगर हम ऐड करते हैं, ये छोटी पीपल, सौंठ और काली मिर्च अगर हम इक्वल क्वांटिटी में लेकर के इनका पाउडर बना दें तो ये हमारा आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक का काम करता है। ये हमारी बॉडी को हर तरीके से सुरक्षा कवच देता है, हमारी भूख भी बढ़ाता है, हमारे बल को भी अच्छा रखता है, हमारे जो मलमूत्र हैं उसका भी विसर्जन प्रॉपरली करवाता है। तो मैं तो जन सामान्य के लिए यही कहना चाहूँगी कि जब हमारे पास, हमारे आसपास इतनी दुर्लभ चीज़ें इतने सस्ते में हमको अवेलेबल हैं तो आप क्यों नहीं इसका उपयोग करते हैं? क्यों अपने जीवन को जटिल करते हैं? क्यों अपनी बीमारियों को जटिल करते हैं? हमें सादा जीवन, सादा औषध और उच्च विचार रखते हुए आयुर्वेद भी जिंदा रहेगा, हम भी जिंदा रहेंगे, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। जिस तरह से आप यहाँ पे शोध कर रहे हैं, क्या आपके जीवन में क्या नया रूप देखने को मिला और क्या कहना चाहते हैं आप? रिसर्च में जो है अभी हम यहाँ अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं और हमें टॉपिक्स वगैरह भी मिल चुके हैं और अभी वर्तमान में जो कोविड में है वहाँ भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। यहाँ हमारे HOD मैम और प्रिंसिपल सर के अंडर में एक वैज्ञानिकों की पूरी टीम गठित की गई और उसके तहत हमने कल्पित योग बनाए हैं और कोविड में जो पोस्ट कोविड पेशेंट है या कोविड अंडर कोविड वाले हैं उनको भी हमने वो दिया है और काफ़ी अच्छे परिणाम यहाँ हमने उससे लिए हैं और उनका बाकायदा एक डाटा भी कलेक्ट किया गया है। तो इस तरह की हर जो स्टूडेंट है उसको एक रिसर्च टॉपिक दिया जाता है और उसका एक फाइनलाइज पूरा वो निकाला जाता है। तो हम सभी यहाँ रिसर्च के हैं। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल पठान है और मैं यहाँ भी ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट जॉब में हूँ और उसी सर्विस कोटे से ही मैं इस रिसर्च के लिए यहाँ आया हूँ। अनुसंधान अभी हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो अभी हमें रिसर्च के टॉपिक और मिलेंगे। उस पर हम कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग जो औषधि है उसके ऊपर हम अच्छे से रिसर्च करेंगे कि वो आपका किस तरह से, उसकी एक तो फाइटोकेमिकल स्टडी होती है, एक होता है कि आप उसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। किस रिसर्च में ये होता है कि आप जैसे ऑथेंटिक कोई भी चीज़ है अगर आपने लिख दी है संहिता में तो उसको आपको वापस शोध के तौर पे आपको उसका करना होता है ना, प्रूव करना होता है। तो फिर वो चीज़ हमें अभी अलॉट होगी और हम उस पर अभी काम करेंगे। आप बताएं कि वाकई में जो घरों में जो उपयोग कर रहे हैं लोग औषधियों का, तो उनको किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी यही है कि आप ज़्यादा मात्रा में ना लें किसी भी चीज़ को। जैसे दालचीनी है, अब अगर लोग रोज़ उसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो लीवर पे इफेक्ट आ सकता है उसका। गिलोय का काढ़ा जैसे लोग बिना किसी प्रिस्क्राइब किए हुए अपनी मर्जी से किसी भी डोज में लिए जा रहे हैं सुबह शाम रोज़, तो उससे भी बहुत नुकसान है, आगे जाके उसके साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं।
तो अब मैं यही कहना चाहूँगी, आयुर्वेद की ड्रग का जो लोग बोलते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। अगर आप अति मात्रा में लोगे, एक्सेसिव यूज़ करोगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। और खाने पीने पे ज़रूर ध्यान दें, आपका आहार विहार कैसा है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी लाइफस्टाइल पे। आप बताएं, जिस तरह से अभी देश और दुनिया में आयुर्वेद, योग और सबका महत्व बढ़ रहा है, किस तरह से इसे जीवन में अपनाना चाहिए, और एक आयुर्वेद के नाते किस तरह से आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मंजू सिंह है। मैं द्रव्य गुण विभाग से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। जी। अभी हमारा काम रिसर्च का है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो आयुर्वेद का तो प्रयोजन ही है कि स्वास्थ्य की रक्षण। फिर सेकंड बात आती है कि आप जो आतुर हो गया, जो बीमार हो गया है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो फर्स्ट एम यही है कि जो इंसान स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य कैसे बनाए रखा जाए। तो ये एक तरह से साइंस है आयुर्वेद की, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले तो हम ये सिखाते हैं कि किस तरह से अपनी दिनचर्या रखी जाए, ऋतुचर्या किस तरह की होनी चाहिए, कि क्या हमको खाना चाहिए, कैसा आहार होना चाहिए, हमारा कैसा विहार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। योग प्राणायाम वो भी सब इसी का पार्ट है। हम जिस तरह से अपना खान पान रखें, अपने प्राणायाम वगैरह करें, जिससे हमारी लाइफस्टाइल बनी रहे, तो हमको मेडिसिन की जरूरत नहीं। अगर हम अपने आहार को ही औषध की तरह लेंगे तो हमको फिर औषध को आहार की तरह नहीं लेना पड़ेगा। मेन चीज़ है तो अपने डाइट को प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर प्राणायाम करें ताकि हमको आगे के लिए अच्छा। जी बताएं, क्या आप इस वातावरण में किस तरह से अपने घरों में क्या करना चाहिए लोगों को, और आप किस तरह से प्रेरणा देते हैं, और आपने क्या कर रखा है? हाँ, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी। मैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे, प्रोफेसर पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर। आपने कहा कि ऐसे कोरोना टाइम में क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि जड़ी बूटियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो जड़ी बूटियों का इतिहास उतना ही पुराना है जब से मानव की उत्पत्ति हुई है। रोग के निदान के लिए प्रारंभ में जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल किया गया था। तो हम ये कहेंगे कि जड़ी बूटियों को ही काम में ज़्यादा से ज़्यादा लें। हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ सारी ख़राब हैं, लेकिन अंग्रेज़ी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो आपकी एलोपैथी है उसके कुछ न कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। जड़ी बूटियों में ये है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन वो जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि कौन सा पौधा है जड़ी बूटी वाला, कहाँ मिलेगा, उसको पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है। बहुत से खरपतवार हमारे घरों में, आंगन में, फील्ड में और खेतों के आसपास उगते हैं, लेकिन उनको हम खरपतवार समझकर ही उखाड़ के फेंक देते हैं, जबकि बहुमूल्य जड़ी बूटियों वाले पौधे होते हैं। उनके लाभ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम उसको समस्त रूप से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बहुत ही औषधि उपयोगी पौधे हैं। अब हर एक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि कुछ जड़ी बूटी वाले पौधे हम अपने घरों में लगाएं, गमलों में लगाएं, लेकिन लोगों को ऐसा रहता है कि शायद ये बड़े पौधे होते हैं तो शायद घर में नहीं लग सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसके लिए हम आपको निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो छतों पर या गमलों में, घर के आंगन में या कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। अगर कहीं कोई जगह नहीं है तो आप बरामदे में, छत पर कहीं भी लगाएं। इससे आपको ऑक्सीजन तो मिलेगी ही, साथ साथ आप रोज़ाना अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो कई तरह के रोगों का निदान उसमें संभव है। अब कौन कौन से जड़ी बूटी वाले पौधे लगा सकते हैं, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि रोज़ाना काम में भी ले सकते हैं। इसमें जैसे आप ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अकरकरा है, अश्वगंधा है, शतावरी है, मिंट है, तुलसी की 5-6 प्रजातियां हैं वो लगा सकते हैं, मुलेठी लगा सकते हैं, लेमन ग्रास लगा सकते हैं, कालमेघ जिसको हम चिरायता कहते हैं वो लगा सकते हैं, नामी लगा सकते हैं, अजवाइन जंगली अजवाइन लगा सकते हैं, पत्थर चूर लगा सकते हैं, शंख पुष्पी लगा सकते हैं, मिंट जिसको हम जापानी पुदीना कहते हैं वो लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप केवकंद लगा सकते हैं। कुछ लता वाले पौधे हैं, गिलोय है, गिलोय को लगा सकते हैं, सालपर्णी को लगा सकते हैं। आप जो है चाहे, अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट पौधा है मधुनाशिनी, गुड़मार, उसको आप लगा सकते हैं। दमावेल लगा सकते हैं, दमा के लिए काम में आता है। इसके बाद आप विष्णुकांता लगा सकते हैं, लक्ष्मीकांता को लगा सकते हैं, अपराजिता को लगा सकते हैं,
पीपला मूल को लगा सकते हैं, लहसुन बेल को लगा सकते हैं। ये सारे लता वाले पौधे हैं, इनको आप लगा सकते हैं। फिर आप अड़ूसा को घर में लगा सकते हैं, वज्रदंती आप लगा सकते हैं, सर्पगंधा को लगा सकते हैं, बड़ी इलायची को आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका मरवा है उसको आप लगा सकते हैं, सिट्रोनेला को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहेंगे तो अकरकरा की दोनों प्रजातियां हैं उनको लगा सकते हैं। एक जंगली लहसुन है, एक जंगली बैंगन है। इन चीज़ों को आप लगाएं, अपने छत घरों में लगा दें, गमलों में लगा दें और उनको फिर छत पे लगा सकते हैं। ये क्या बहुत बड़े पौधे नहीं हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनको रोज़ाना काम में ले सकते हैं। और जैसे शंखपुष्पी है, शंखपुष्पी के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, एक बार आपने लगा दिया और बहुत समय तक चलती रहती है। इसी तरह से पत्ती वाला लहसुन है, एक बार लगा दिया आपने, कई वर्षों तक चलता रहता है, उसमें कोई बार बार बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से कई ऐसे औषधि पौधे हैं जिनका रोज़ाना काम में ले सकते हैं। जैसे आप गिलोय है, गिलोय को काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। आजकल जो कोरोना का वो चल रहा है, दुष्प्रभाव जो उसकी आयुर्वेदिक एलोपैथी दवाइयों के हैं, उससे लोग घबरा करके आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। और आज केवल हमारे देश में ही नहीं, पूरा विश्व जो है जड़ी बूटियों की तरफ आकर्षित हो रहा है। पूरा विश्व में नए नए उत्पाद जो जड़ी बूटियों के आ रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी मांग बढ़ती जा रही है। तो हमारा ये निवेदन है। अच्छा, आज भी ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटियों का असर नहीं है। आज भी हमारे देश की या जो भी विकासशील देश हैं उसमें 90% जनसंख्या आज भी जड़ी बूटियाँ या हमारी घरेलू चिकित्सा पद्धति पर ही निर्भर है, वो एलोपैथी को काम में लेते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जड़ी बूटियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। औषधि पौधे, इसके अलावा एक कुछ पौधे ऐसे हैं, तुलसी जैसे है, एक नींबू तुलसी है। नींबू तुलसी को जहाँ लगाएंगे तो वहाँ मच्छर नहीं आते हैं, तो मच्छरों से भी आराम रिलीफ मिलेगा उससे। दूसरा अकरकरा है, वो भी मच्छरों को ख़त्म करने के लिए है। सिट्रोनेला है, इसको लगाएंगे तो जहाँ तक इसकी आवाज़ आएगी मच्छर नहीं आएंगे। तुलसी है, तुलसी का तो सभी जानते हैं, जो हमारी प्राण रक्षक वायु ऑक्सीजन है, वो सबसे ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन हमें इससे मिलती है। तो इस तरह के पौधों को हमें लगाना चाहिए। और इसके लिए हमने राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर में 450 तरह के औषधि पौधों की प्रजातियों का संग्रह कर रखा है, जो हम लोगों को विक्रय बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध कराते हैं। इसमें सावधानी तो ये देखो, जो भी दवाई लें इसमें आयुर्वेद चिकित्सक से राय ज़रूर, परामर्श ज़रूर कर लें कि इस पौधे को कैसे उपयोग में लेना है, कितनी बार लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और पौधे का कौन सा उपयोगी भाग है। आप सीधे इसको अपने मर्जी से इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके फिर इससे नुकसान हो सकता है फ़ायदे की बनस्पति। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनकी राय लेना बहुत आवश्यक होगा।